हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी में सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी में रहता हूँ। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें 1.1 से 1.8 तक बनाई थी। आज हम 1.9 से लेकर 1.41 तक जाएंगे। ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें जल्दी जल्दी बनाना होगा क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है। बट कंसेप्ट मैंने पहले ही बता दिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1.9 से। तो सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.9 में लिखा है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। सपोज टू बी कार्सिनोजन। कार्सिनोजन होता है कार्बन कंटेनिंग चीज होता है, उसे कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। ठीक है। Express this in the this in percent by mass. Determine the molality of chloroform in the water sample. ठीक है। तो ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 पे। तो जैसे कि मास परसेंट निकालना जानते हैं तो मास परसेंट पीपीएम के अमाउंट में होगा। तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन है 15 ppm, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। तो इसका मास परसेंट हमारा हो जाएगा 15/10⁻6 इंटू 100। दैट इज 15 × 10⁻⁴%। तो हमारा मास परसेंट यहाँ से निकल गया। ठीक है। एज ओनली 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 10⁻6 ग्राम। ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि हमारे को जैसे पता है कि से 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और मास सॉल्वेंट का मास हम लोग 10⁻6 ग्राम ले लेंगे। ताकि हम जानते हैं मोलर मास ऑफ CaCl3 निकाल लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 190.5 ग्राम। ठीक है। पर मोल। तो यहाँ से हम जो मोल्स ऑफ CaCl3 लिख सकते हैं 15/190.5। तो हमारा जो मोलालिटी होगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होगा 119.5 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻6। यहाँ ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलर्स। ठीक है। मोलर। दिस इज द मोलर। ओके। तो मोलालिटी हमारी ये निकल आई। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1.10 पे आना है। तो 1.10 क्या बोल रहा है? What roles does the molecular interaction play in a solution of alcohol and water? हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन है अल्कोहल प्लस वाटर। अपना एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है। और इस सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले होता है उसके बारे में, उसका क्या रोल होता है ना, उसको हमें बताना है। तो बेसिकली दिस ये क्वेश्चन हमारा रॉल्ड्स लॉ के मतलब वो क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन के बेस एक बार देखते हैं इसका आंसर। तो 1.10 में क्या है कि इन केस ऑफ अल्कोहल एज वेल एज वाटर द मॉलिक्यूल्स आर इंटरलिंक्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में अपना होता है OH ग्रुप और वाटर में भी अपना होता है OH ग्रुप। तो OH ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। क्योंकि OH ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो उससे वहां पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो however the hydrogen bonding is also present in the molecules of alcohol and water in the solution, but it is completely less than both alcohol and water। ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है, जो पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट वो इतनी वीक होती है वाटर और अल्कोहल के कंपेरिजन में। ठीक है। As a result, the magnitude of attractive forces tend to decrease and the solution shows positive deviation from Raoult's। ठीक है। इसी कारण से जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होती है वो डिक्रीज करती है और जो सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है Raoult's लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन मतलब द ग्राफ विल बी अपर साइड। ओके। तो लाइक पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ तुमने अगर यहाँ से देखा होगा तो वो कुछ ऐसी होती है ना, अगर ये है तो पॉजिटिव डेविएशन है। This will lead to increase in the vapor pressure of solution and also the decrease in the boiling। जैसे अल्कोहल मिक्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। 1.11 है, why do gases always tend to be less soluble in solid as compared to liquids? तो हमने
1.11 में क्या है, व्हाई डू एलिसिस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन सॉलिड एज द टेम्परेचर इज लेस। तो जो हमारी जो गैस होती है वो ऐसा क्यों शो करती है कि वो लेस सॉल्युबल है लिक्विड में एज अ टेम्परेचर इज। जैसे मैंने तुमको एक बार कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल दिखाया था कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, तो उसको जब तुम हीट करते हो तो उसकी जो मतलब जो टेस्ट हो जाती है वो मतलब कम हो जाती है, डी टेस्ट हो जाती है थोड़ी सी। तो उसकी रीजन है व्हेन द गैस आर डिसॉल्व इन द वाटर इट इज accompanied by release of heat energy, that is the process is exothermic। मतलब जब गैस वाटर में डिसॉल्व होती है तो वो इससे जो उससे ना हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो मतलब इसका क्या है, द प्रोसेस एक्सोथर्मिक। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि जैसे अगर तुम मान लो ऐसे देखो कि जो तुम्हारा क्या है, अगर तुम देखो तुम्हारा सॉल्यूशन है तो गैस से वो लिक्विड होता है, लाइक सॉरी गैस लिक्विड नहीं, गैस हम अपना गैस जो गैस होता है मिक्स इन लिक्विड प्लस हीट, ठीक है। अगर हम वही हीट इसको ट्रांसफर करें, ठीक है, तो ये पार्ट इसका कैंसिल होगा और ये इक्विलिब्रियम इसकी पीछे जाएगी, ठीक है। मतलब लिक्विड और गैस सिर्फ मिक्स नहीं है, ये इसका फंडामेंटल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उस चीज को समझ सकते, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी कि फिर से तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन दस द गैस बिकम लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स। तो यहाँ पे हमारा जो गैस है लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो 1.12 है वो एक मतलब प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें पूछा है स्टेट हेनरीज लॉज एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं हेनरीज लॉज क्या होता है, हेनरीज की लॉ क्या होती है, हमारी हेनरी लॉ स्टेट करती है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्ट एट अ टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक कोई निर्धारित टेम्परेचर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वो सीधी लाइन में आती है उसकी ग्राफ, ठीक है, टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीजें तुमने समझ गई कि हेनरी लॉ क्या होती है। हेनरी लॉ की डेफिनेशन तुमको अच्छे से याद रखनी चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होता है हेनरी लॉ का, ठीक है। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे बोला कि मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, तो ये मैं एप्लीकेशन एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट होता है मिक्सिंग ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर। तो CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर, जैसे हम लिक्विड को कूल करते हैं, ठीक है, अगर उसमें हम गैस मिक्स करते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस मिक्स होती है इन कंपैरिजन टू द मीन्स अगर वो थोड़ी लिक्विड हॉट रहे, ठीक है। सो वही है एक मिक्सिंग ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर तुमने उसको कूल टेम्परेचर पर नहीं रखा तो जो CO2 जो तुमने मिक्स किया है वो बाहर आ जाएगी। तुमने कभी कोका कोला या स्प्राइट की बोतल खोली होगी तो तुमने एक साउंड सुना होगा, तो वो चीज वही होती है जो CO2 बाहर आती है, ठीक है। CO2 बाहर आती है पर वो पूरी बाहर नहीं आती, ठीक है, वो तब भी उस लिक्विड में रहेगी। तुम उसको अगर तुम ग्लास में डालो तो तुम देखोगे उससे बुलबुले बाहर आ रहे होंगे, दैट इज द CO2, ठीक है, दैट थिंग CO। फिर ऑक्सीजन डिसॉल्व्स इन सी वाटर, ठीक है। तो तुम जैसे जानते हो कि जो सी वाटर है, जो ज्यादा हीटेड सी वाटर होती है उसमें क्या बोलते हैं, जो जो फिशेज ना वो कम पाई जाती है। और कम पाई जाने का इसका कारण यही है कि जब जो ऑक्सीजन होती है जो कोल्ड वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है इन कंपेरिजन टू हॉट वाटर। हॉट वाटर में कम डिसॉल्व होने के कारण जो क्या होता है वार्म वेट फिशेज नहीं होती, मतलब वार्म वाटर फिशेज कम होती है अवेलेबल, ठीक है। थर्ड है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन ब्लड एज एब्जॉर्प्शन बाय हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सेम वर्क करता है, लाइक अगर तुम देखोगे कि एक सर्टेन बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा बॉडी टेम्परेचर पे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लूज करने लगता है, ठीक है। जिससे मतलब या फिर तो ऐसा समझो कि ज्यादा ठंडी हो जाने पे कुछ चीजें हो जाती है, लाइक हाइपोथर्मिया की सिचुएशन आती है, वो सब दिस थिंग मीन्स ये सब पूरी हेनरी लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट होगा ऑक्सीजन डिसॉल्विंग ब्लड एज एब्सॉर्प्शन बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हमारा 1.13 क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to minus 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है, ठीक है।
तो ये हमें क्या पूछा गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. ठीक है. A solution containing 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of gas? तो हम ऐसे जानते हैं कि हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू के एच इंटू पी. तो के एच तो हमारा 100% ऑफ पी होता है पार्शियल प्रेशर और m होता है मोलैरिटी. ठीक है. सॉरी, m होता है मोल्स. हाँ, x इक्वल टू के एच. हाँ, तो मोल है. 6.56 into 10 की पावर माइनस 2 ग्राम मास होता है. सॉरी. ठीक है. तो मास अपना हो गया ये. सेकंड वाले केस के लिए मास अपना हो गया 5 into पावर माइनस 2 ग्राम. दोनों के लिए केएच तो सेम रहेगा क्योंकि दैट द सेम पार्ट वो है एसटीपी सेम अपनी. तो यहाँ पे केएच कांस्टेंट सेम रहेगा दोनों के लिए. तो दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू पता चलती है. पी की वैल्यू हमारी आती है 5/6.56 into 10. दैट इज 0.762 बार. ठीक है. और वो डायरेक्टली अगर इसमें क्वेश्चन लिखते हो तो मैं इससे याद आता हूँ. वन नोट ओपन कर देता हूँ. ठीक है. 14 question. What is meant by the positive and negative derivation from Raoult's law, and how is the sign of delta H mix related to positive and negative derivation from Raoult's law? मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो तुमको समझने की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए क्योंकि लाइक दिस कंसेप्ट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस. ठीक है. मेंस के लिए इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही. तो मेंस में ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स से पूछते नहीं है, खासकर केमिस्ट्री से. फिजिक्स में पूछते हैं बट केमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा कम रहता है. मीन्स ज्यादातर वो एडवांस में पूछने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसकी जो कंसेप्ट है ना बहुत ज्यादा अच्छी हो. मतलब तुम्हारे को इस चीज को समझने के लिए कंसेप्ट तुम्हारा कंसेप्चुअल चीज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि तुम्हारे को उसकी आइडिया और सब कुछ होना चाहिए. जैसे कि सॉल्यूशन देखो पढ़ो. Solution having vapor pressure more than expected from Raoult's law are said to be exhibit positive deviation. जो solution अपना होता है जिसका vapor pressure more than expected from Raoult's law are said to be exhibit positive deviation. मतलब जो solution है जिसकी vapor pressure Raoult's law के हिसाब से ज्यादा आ रही तो वो पॉजिटिव डेविएशन है. और वही अगर कम आएगी तो वो निगेटिव डेविएशन होगी. तो यहाँ पे इन द सॉल्यूशन solute solvent interactions are weaker and delta H mix is positive because interaction require more energy. ठीक है. तो क्योंकि अपना सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरैक्शन वीकर है तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा H mix है वो पॉजिटिव आएगा बिकॉज इंटरैक्शन रिक्वायर्स मोर एनर्जी. ठीक है. तो सो ओवरऑल डेल्टा एच मिक्स यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन. लाइक सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा बी मिक्स इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी मोर होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा सिमिलरली इन द केस ऑफ सॉल्यूशन एक्टिवेटिंग नेगेटिव डेविएशन the EB interaction are stronger than the EE or DB interaction. So weaker interaction are repelled by the stronger interaction. ठीक है. So weaker interaction are replaced by the stronger interaction. So there is a release of energy. So here delta H mix is negative. तो यहाँ तुमने क्या समझा कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाली सॉल्यूशन होती है उसमें डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होती है. दैट इज मींस दे आर एंडोथर्मिक, दे टेक एनर्जी इनसाइड. ओके. इट्स लाइक डेल्टा नेगेटिव डेविएशन में जो होती है हमारी तो उसमें हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक होता है. सॉरी एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है. उसके इसके लिए उसकी डेल्टा एच मिक्स जो होती है वो नेगेटिव होती है. ठीक है. तो 1.15 पे आते हैं. 1.15 क्या बोलता है? aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? तो जैसे कि हम राउल्ट लॉ से जानते हैं कि जो हमारा राउल्ट लॉ बोलता है पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए. तो ये हमारा जो होता है ना द चेंज इन प्रेशर रिलेटिव चेंज RLVP रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर, उस फॉर्मूला को यूज करके हम ये लिख सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं एनबी क्या होता है. एनबी होता है वेट ऑफ मास बी. ठीक है. बाई मोस ऑफ बी इंटू बाई एन ए मतलब इंटू मास ऑफ ए इन मतलब जो रिएक्शन में बाई द वेट ऑफ बाई वेट ऑफ ए. ठीक है. तो पी नॉट ए पानी के लिए जो होता है वाटर के लिए होता है पी नॉट ए, तो वो हमेशा फिक्स होता है दैट इज 1.013 बार. ठीक है. तो ये सब तुम याद करके रहो कि कभी कभी वैल्यूज नहीं दी मैंने जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन है तो तुमको यूज करनी होगी. ठीक
है, तो पी नॉट ए की तुम्हारी वैल्यू आ गई, इसको पीएस पता, पीएस क्या है 1.004। ठीक है, तो ये पीएस में पता है, तो हम यहाँ से ये चीज जानते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ बी है, मान लो कि ये यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से अगर अपन ले तो ऐसा होता है कि ये 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट ले ले 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट दिया, हमें ये पता है इसी से कि यहाँ पे 2 ग्राम सॉल्यूट हो, तो 2 ग्राम सॉल्यूट हो, ये दो 100 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन 98 ग्राम, 98 ग्राम सॉल्यूट सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा। हाँ लाइक थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स चीज है, बट तुमको अगर समझ में एक बार में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। मैं कम से कम लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा वो वापस क्रैश कर रहा है। ओके, ठीक है, तो हम सारी चीजों को इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो 1.013 माइनस 1.004 बाई 1.004 इक्वल टू इंटू 18/98 बाई एमबी। ठीक है, एमबी को अपसाइड ले जा रहे हैं और उस वैल्यू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4.97 ग्राम। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, मतलब थोड़ी सी टेक्निकली नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि चीजों को कैसे यूटिलाइज करते हैं। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ठीक है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन एक आइडियल सॉल्यूशन होता है एट 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। What will be the vapor pressure of 26 ग्राम of हेप्टेन and 35 ग्राम of octane? ठीक है, तो हमारे पास जो जो चीज है यहाँ पे वो बताओ। ठीक है, हमें वेपर प्रेशर पता चल गया कि हेप्टेन का 105.2 किलो पास्कल है और ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल है। ठीक है, दो चीज हमें यहाँ पर देंगे। वो तो हमें सेकेंडली पूछा गया व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन, मतलब 26 ग्राम अपनी हेप्टेन और 35 ग्राम अपनी ऑक्टेन है। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, तो 26 ग्राम हेप्टेन अपनी मास दी हुई है और मिक्सचर में, और 35 ग्राम हेप्टेन दी हुई है। तो मोलर मास हम जैसे जानते हैं हेप्टेन का होता है, तो हेप्टेन का मोलर मास निकालेंगे तो वो दैट विल बी एग्जैक्टली 100 ग्राम पर मोल, एंड मोलर मास ऑफ ऑक्टेन हमारा आ रहा है 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोस ऑफ हेप्टेन। मोस ऑफ हेप्टेन हमारा क्या आ रहा है 26/100, दैट इज 0.26 मोल, एंड मोस ऑफ ऑक्टेन हमारा आ रहा है 35/114, दैट इज 0.307 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हेप्टेन का। हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकाले तो वो आ रहा है 0.458, तो ऑक्टेन का अपना हो जाएगा 1 माइनस 0.458। ठीक है, तो दो बोथ एक्स एक्स एच प्लस एक्सओ विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 0.542 आ रहा है, तो अपना यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑक्टेन होगा, हेप्टेन होगा, तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर होगा एस एच इंटू पी नॉट, दैट इज इक्वल 0.458 इंटू जो तुम्हारे ऊपर पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था वो जो गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे को यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन पड़ेगा, दैट इज 48.18 किलो पास्कल। Similarly, the vapor pressure of octane will be X naught. That is the mole fraction of octane into P naught. ठीक है? That is 0.542 into 46.8. That will be equal to 25.36 kilopascal. तो यहाँ से टोटल वेपर प्रेशर दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी 73.54 kilopascal. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2.17 पे चलते हैं, मतलब 1.17 पे हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के पता है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेटेड वन वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर दिया वाटर दैट इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है 1 मोल solute in 1 kg of salt. जैसे कि जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वाटर सॉल्वेंट, ठीक है,
मतलब 1000 kg वाटर, 1000 ग्राम वाटर, तो इसको मोस्ट निकालोगे तो तुम्हारे कितना है, 55.5। ये तुम्हारे मोस है, और तो सॉल्वेंट का मोस 1 है। ठीक है, 1 + 12। तो हमारे जो सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं मोस, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपना ये आता है, एस एस इक्वल टू सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू 1/1 + 5, 55.5। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग फिर इससे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12.3 से। ठीक है, इस चीज को हम लोग 12.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द ओनली फंडामेंटल थिंग। ठीक है। ओके वेट से, यहाँ पे हमने वही किया, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना एक्चुअली, हमें फिर यहाँ से राउल्ट्स लॉ लगाना है। तो हमें यहाँ से राउल्ट्स लॉ लगाया यहाँ पे, आर एल वी पी, आर एल वी पी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाया है। ठीक है, और ये दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट, दैट विल बी 0.117 जो आया अपना। इसको फिर हम लोग जब इक्वेट करते हैं तो हमारी जो पी एस की वैल्यू आती है वो 12.08 किलो पास्कल आती है। ठीक है, तो 2.18 पे चलते हैं, दैट इज, सॉरी वन, यहाँ पे जो टू दिया हुआ ना, एक्चुअली सब 1.18। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका एम जो है ना, मॉलिक्यूलर मास, हो गया 40 ग्राम पर मोल। देखते हैं गिवन दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो मतलब 114 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन तो रिड्यूसेस प्रेशर बाय 80%। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो जैसे कि तुम जानते हो, पी नॉट इज राउल्ट्स लॉ रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ से तुम ये कह सकते हो। ठीक है, तो अपने जो पी नॉट ए है, ठीक है, पी नॉट ए 180 है, ठीक है, और जो पी एस अपना वो 0.880 है, बिकॉज 80% प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो तुम 180 हम लोग, दैट इज 0.880। ठीक है, तो पी नॉट ए पी एस जो अपना वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.280। और हम जैसे जानते हैं एम बी अपना 40 ग्राम पर मोल है, और डब्ल्यू हमारे को 114 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एम ए तो हमारे जैसे कि ये पता है कि जो हमारी ऑक्टेन की यहाँ पे मोल है 1 मोल है। ठीक है, तो डब्ल्यू भी हम यहाँ से अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस इक्वेशन के थ्रू, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट विल बी 10 ग्राम। ठीक है, तो दिस मतलब ये काफी इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ, हाँ, तो 19 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एक्टिंग 90 ग्राम ऑफ वाटर एज अ वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल at 298 Kelvin. Further, the 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate first the molar mass of the solute, second the vapor pressure of the water at 298 Kelvin. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो 90 ग्राम ऑफ वाटर में आ जाती है। 90 ग्राम ऑफ वाटर क्या होती है, वाटर की मोलर मास होती है 18। ठीक है, 18 होती है, तो हम यहाँ से वाटर के मोल्स निकाल सकते हैं। एन वाटर हमारे पास है 5 मोल्स। ठीक है, दैट इज 90/80। ओके, ठीक है, अब इक्वेशन हमको इसका दिया हुआ 2.8 किलो पास्कल, और हमें फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर दिया सोल्यूशन पे। हमें बोल रहा है कि इसका वेपर प्रेशर बन जाता है 2.9 किलो पास्कल 298 पे। तो एन वाटर न्यू विल बी 6 मोल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं अभी, फर्दर पहले हमें इसकी वो मास निकालनी है। ठीक है, तो मास निकालेंगे और फिर उससे वो हमारे को जो मोल फ्रैक्शन पता चलेगा, तो सेकेंडली मोल फ्रैक्शन से वो न्यू वेपर प्रेशर निकालेंगे सिंपली। ठीक है, तो फर्स्टली हमें जैसे पता है कि 5 मोल्स है, तो हम जैसे ही जानते हैं कि कैसे निकालना होता है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करके आराम से निकालेंगे। ठीक है, तो लाइक हम सारी वैल्यूज कर दिया आपने। ठीक है, जब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास जब इक्वेशन इक्वेट होके आ जाती है, दैट इज पी नॉट बाई 2.8 इक्वल्स टू 1 + 6/m। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी जो आ रही है वो आ रही है जो अपनी पी नॉट -2.9/पी नॉट 6 प्लस, सॉरी 30/m, 30/m/6 + 30/m। अब यहाँ पे हम जब इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं दैट विल बिकम 5/m+5, और यहाँ पे 5/m+5 को हम लोग मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर,
मतलब इधर को इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन आ रही है, पी नॉट की वैल्यू आ रही है, दैट इज 2.91 प्लस 5/m। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास है पी नॉट 2.81 प्लस 6/m या 5/m। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एम की, वो आएगी एम इक्वल टू 23 ग्राम पर। ठीक है, और जब हम इक्वेशन में डालते हैं उसकी वैल्यू, तो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू भी आ जाती है। तो जैसा फंडामेंटल हमने बताया था वैसे हुआ। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर है, a 5% solution of cake sugar in water, the freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water with the freezing point of water is 273.15 Kelvin. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जस्ट हमें फ्रीजिंग पॉइंट वाली फॉर्मूला लगानी पड़ती है बस, और दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के इनटू आर। तो इधर से मोलारिटी हमें निकालना होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे मोलारिटी और शुगर सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज हमें मोलर मास पता है शुगर सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे होगा 5/342 इंटू 1000/100। ठीक है, तो दैट वैल्यू हमारे जो होते हैं 0.146 मोलर। ठीक है, ये अपना 16 मोलर होगा। और डेल्टा टी एफ हो गया, तो वो अपना डेल्टा टी एफ हमारा आ रहा है 270। हाँ, तो 271 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट, और 273.15 पे हो रहा है। तो अपना डेल्टा टी एफ 2.15 आ रहा है। ठीक है, के एफ की वैल्यू हमें के एफ की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो के एफ की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है 2.15/0.146। ठीक है, दैट विल बी, मतलब हम लोग जो अपनी मोल गूगल ग्लूकोज सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो निकालेंगे, और फिर जो उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे वो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें जो निकालने बोला है वो निकाल। ठीक है, थोड़ा सा मतलब समझो कि एक चीज के ऊपर मतलब डिपेंडेंट है एक्सरसाइज। जैसे तुम देख सकते हो कि तुम एक्सरसाइज अगर तुम बनाओगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम अगर एक चीज निकालो तो उसको यूज करे दूसरी चीज निकालनी पड़ती है। दैट इज द इंटर रिलेशन यहाँ पे जो गिवन है। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 21 क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी form compound having formula AB2 and AB4. One dissolved in the benzene C6H6. ठीक है, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate the atomic masses of A and B. तो जो अपने पहले तो अपने रिलेशन से हमें क्या निकालना है, हमें मोलालिटी निकालनी है। ठीक है, क्या बोलते हैं, AB4 की। ठीक है, तो मोलालिटी मतलब मोलालिटी निकालनी है एक्चुअली दोनों। तो AB4 और AB2 की मोलालिटी निकालनी है। तो हमें जो जो वैल्यूज गिवन है हम वो इक्वेशन में बारी बारी पुट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन हम जैसे जानते हैं क्या है। ठीक है, तो अपना जो इक्वेशन है वो हो जाएगा डेल्टा टी है इक्वल्स टू कांस्टेंट मोलारिटी। तो हमें तो ये करना है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं के एफ की वैल्यू को मतलब वो इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, जो कि हमें एक्सरसाइज में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सब वैल्यूज पुट की, तो हमारे को मोलालिटी ऑफ ए बी आ गई और मोलालिटी ऑफ बी 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे एटॉमिक मासेस ऑफ एंड बी आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। जैसे कि जानते हैं कि P+2 की अपने को 1/10 है और P+4 की यहाँ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्यू की वैल्यू पता चल जाती है, और उससे पी की वैल्यू हमें निकालती है। तो हमें यहाँ से एटॉमिक मासेस ऑफ ए और बी निकाल सकते हैं हमसे। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। 2.22 पे आ जाते हैं कि at 300 Kelvin 36 gram glucose present per liter in its solution has osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो हमें पाई इक्वल टू सी आर टी लगानी है। दैट इज मतलब काफी ये इजी अप्रोच है, दैट इज एन आर टी बाई वी। ठीक है,
सीआरटी को मैंने एनआरटी में भी कर दिया। इक्वेशन है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। एक्चुअली सी होता है मोलारिटी, तो सही मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या होता है, मोस बाई एन बाई बी, ठीक है। तो पहले केस में जो अपना है कि 4.98, ठीक है, 4.98 बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पे। तो यहाँ से हमें 36 का 180 आर टी बाई बी, ठीक है। तो ये रहने दो, पहला ये ऐसे रहने दो, ठीक है। सेकेंडली अपना हो जाएगा सेम टेम्परेचर है, तो 1.52 इक्वल टू जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है सी 25 ग्राम पर लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे निकाल देते हैं यहाँ पे, ये मास में तो सेम ही रहेगा, तो बनने, ठीक है। और आर टी तो सेम रहेगा और वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ना आएगा 36/x 4.98/1.5, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आएगा, मतलब अपना तो यहाँ से हमारा वो आ जाएगा पहले तो मास, मास एक्स इक्वल टू मास ऑफ तो फिर उसका इसको 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। दैट इज 0.6110 पर मोल, ये अपने कॉन्सेंट्रेशन। तो 23 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 23 क्वेश्चन है सब सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट molecular attractive interaction in following pairs. First NHN octane, second I2SaCl4 है, third NaCl4 and water है, fourth है methanol and acetone, और 5 acetonitrile and acetone, ठीक है। तो फर्स्ट में है कि वो WHN and N-octane, WHN W shed hexane and N-octane are non-polar, non-polar होता है। Thus intermolecular attraction interaction will be London dispersion force. लंदन डिस्पर्सन फोर्स वही होते हैं जो मतलब आइडियल बॉन्ड जैसे फोर्स होता है, लाइक दे आर नॉट विजिबल, मींस दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज ionic forces or covalent forces, but still they have a very important impact. Like London forces are present in every bonds, means वो हर जगह प्रेजेंट होता है, बट उनकी जो पावर होती है बहुत ज्यादा कम होती है, लाइक दे आर नेग्लिजिबल, ठीक। और कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब फॉर्म होता है, तो ठीक है। सेकंड है अपना बोथ CCl4 नॉन पोलर, ठीक है, दोनों नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विद लंदन डिस्पर्सर फोर्स, सिमिलरली लंदन डिस्पर्सर फोर्स ही हो गया यहाँ पे। और थर्ड अपना आता है NaCl4 is an ionic compound which is Na plus ions and ClO4 minus ions in the solution. तो पर वही water is a polar molecule, thus intermolecular interaction will be ion dipole interaction, ठीक है। Fourth, both methanol and acetone are polar molecules. Interaction will be dipole-dipole interaction, ठीक है। Fifth one, both CS3 and C3H6O are polar molecules. Interaction will be dipole-dipole interaction. जैसे कि हमें इंटरेक्शन टाइप्स पढ़ना रहता है, तो उसमें इंटरेक्शन टाइप में हम पढ़ते हैं, हमारे पास काफी तरह के होते हैं, लाइक आयन डाइपोल होते हैं, आयन आयन होते हैं, डाइपोल डाइपोल होते हैं, और मतलब ये इस टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, लंदन फोर्सेस होते हैं। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक उनकी अगर तुम एडवांस के लिए पढ़ोगे तो उनकी रेडियस की, मतलब कि किस तरीके से उनके रेडियस से बढ़ते वो कैसे वो घटती है बढ़ती है, वो सब चीज पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। 24 होता है बेस्ड ऑन सॉल्यूट solvent reaction interaction, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane and X-brane. Cyclohexane, KCl, CH3OH, CH3L. N-octane is a non-polar liquid and solubility is covered by the principle that light dissolves light, keeping this in view the increasing solubility of order of different solubilities. तो ये अपने को ऐसे डाला, KCl सबसे कम होगा कि सबसे ज्यादा आयनिक है, CH3OH और CH3CN में CH3OH ज्यादा आयनिक नेचर शो करता है, ठीक है।
मेरा CH3CN एक्चुअली रेजोनेंस में रहता है, तो वो थोड़ी स्टेबल होती है, वो आयनिक से थोड़ी हटके कोवैलेंट नेचर में। और 6,6-एस्ट्रोसाइक्लोहेक्सेन इज प्योरली कोवैलेंट, तो वो मतलब लाइट इज और लाइट्स मींस वो पोलर नहीं है, ठीक है। 26th question, among the following identify which are insoluble, partially soluble, highly soluble in water. First phenol, toluene, third formycin, fourth ethanol, like, तो like I have to go with it. तो फिनॉल जो होती है, फिनॉल फिनॉल, टॉलिन, क्लोरोफॉर्म, इथाइलिन, ग्लाइकोल। तो वाटर अपना जो होता है वो होता है वाटर अपना पोलर, ठीक है। तो उसमें जो है ना, नॉन पोलर्स विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लाइक क्लोरोफॉर्म इज insoluble and pentanol having polar OH is partially, तो ये insoluble है, ये partially है। ये फॉर्मिक एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड होती है हमारी CH3, काफी आने नहीं, तो ये तो soluble होगी। तो Toluene, toluene, I think toluene is insoluble and it's like glycol partially होगी, alcohol getting all parts होगी, ये insoluble। तो ये ऐसे है, तो इसका रीजन यही है कि मतलब लाइट डिसॉल्व लाइट्स, ठीक है। और मिस अल्कोहल इज लाइक पार्शियली मतलब पार्शियली इंसॉल्युबल के केस में आता है, एसिडिक जैसे हो गए वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और पोलर स्ट्रक्चर और ये सब तो insoluble ही होगा। 26 है, तो इन डेंसिटी, if the density of lake water is 1.25 gram per ml and it contains 92 gram of Na plus ions per kg of water, calculate the molarity of Na plus ions in the lake। तो बहुत सारे क्वेश्चन, तुमको 92 ग्राम दी हुई है और उसकी तुम जानते हो कि मोलर मास ऑफ Na क्या होता है। तो मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयंस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na आयंस बाय द मास ऑफ वाटर इन के। एक केजी वाटर दी हुई है, ठीक है। और तुमको मास भी दिया हुआ Na आयंस का और तुमको मोलर मास भी पता है, तो तुम सब डाल लो और तुमको उससे मोल्स पता चलेंगे Na प्लस आयंस पे, तो फिर उसका उसको वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो, दैट इज 4 मोल पर केजी, दैट इज 4 मोल है, ठीक है। मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयंस हो गया 4 मोलर, ओके। 27th क्वेश्चन नंबर है कि solubility of product of CuSS 6 × 10⁻⁶, ठीक है। Calculate the maximum molarity of CuS in an aqueous solution, ठीक है। तो CuS जो होता है वो CO2 प्लस S2 माइनस आयन में टूटता है। तो यहाँ पे हमारे को जो solubility कांस्टेंट है दैट इज KSV इक्वल टू 6 × 10⁻⁶ दी हुई है। तो जो अपनी मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS होती है एक्वा सॉल्यूशन में, मींस दैट इज न्यू solubility ऑफ CuS, तो वो उसको मान लेते हैं कि एस मोल पर लीटर होगा, ठीक है। तो केएसवी जो अपना है दैट विल बी CO2 प्लस इंटू S2 माइनस आयंस, ठीक है। दैट विल बी क्या बोलते हैं, right? ये S2 माइनस जो है यहाँ पे ना, ये थोड़ी सी गलत है। तुमको ना इसको S2 माइनस एस ले, ठीक है। तो क्योंकि अगर वैसे लिखो तो तुम्हारे को यहाँ पे S स्क्वायर आना चाहिए, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो तुम्हारा 6 × 10⁻⁶ विल बी इक्वल टू S स्क्वायर, ठीक है। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी सॉल्विबिलिटी आएगी 2.45 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर, ठीक है। 28th नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन एस्पायरिन दैट इज C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। दैट इज CH3CN when 6.5 ग्राम ऑफ H2 is dissolved in 450 ग्राम ऑफ CH3CN। जैसे कि मैंने मास ऑफ एस्पिरिन हमें 6.5 ग्राम दिया, मोलर मास अपना एसिटोनाइट्राइल का, सॉरी मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल इज 450 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे को दिया हुआ है, मतलब जो है 450.5 ग्राम है। तो मास परसेंटेज जो C9H8O4 अपना जो आ रहा है वो आ रहा है 1.424%, ठीक है। दैट मीन्स, तो क्वेश्चन वहां पे नहीं है, तो यहाँ से मास परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से मास परसेंट ऑफ एसिटोनाइट्राइल निकाल चुके हैं, ओके। मैं ये निकालने, ठीक है, 1.424%। 29th नंबर क्वेश्चन जो है, दैट इज nalo3, दैट इज दिस कंपाउंड C19H21NO3।
तो ये जो है कुछ सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड इन कॉम्बैट विथड्रॉवल सिस्टम इन नार्कोटिक डोज ऑफ नैलोफ्लिन इज जनरली गिवन है 1.5 मिलीग्राम. Calculate the mass of 1.5 into 10 to the minus 3 molar aqueous solution required for above dose. ठीक है. तो जो कि मतलब 1.5 into 10 to the minus 3 मोल्स ऑफ नैलोफ्रीन है और 1 kg वाटर में डिसॉल्व होता है. ठीक है. दैट इज द मोलर मास ऑफ नैलोफ्रीन जो अपना है वो है 6C19H21NO3. ठीक है. उसका जो हमारा मोलर मास आ रहा है वो है 311 ग्राम पर मोल. Therefore 1.5 into 10 to the minus 3 मोल ऑफ नैलोफ्रीन वो अपना हो जाएगा क्या बोलते हैं 0.467 ग्राम. ठीक है. तो हमारा जो यहाँ मास सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 0.467 प्लस जो 100,000 के वो है ग्राम ऑफ वाटर है दैट इज 4,000.467. तो फिर जो फॉर 0.46 ग्राम ऑफ नैलोफ्रीन द मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हो गया वो है 1,000.467. तो फॉर 1.5 मिलीग्राम 1.5 3 ग्राम ऑफ नैलोफ्रीन the mass of solution required जो अपना होगा वो होगा 1,000.467 by 0.467. That is into 1.5 to 10 to the power 6, like 1.5. That will be 3.21. ठीक है. ये अपना. So basically आज के लिए इतना ही करते हैं. Like I don't have much time right now. Okay. Like we will do 1.30 question. Then we will end the exercise. Okay. Calculate the amount of benzoic acid that is C5H5COOH required for preparing 250 ml of 0.15 molar solution in methanol. तो कि जो मोलैरिटी यहाँ पे आ रही है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स. तो यहाँ पे जो अपनी मोलैरिटी आ रही है वो है 0.15 मोलर दैट इज इक्वल टू 0.15 मोल पर लीटर. ठीक है. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपना आ रहा है वो आ रहा है 7 into 12 16 into 1 into 2 into 60. ठीक है. दैट इज तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली दैट इज 112 ग्राम पर. ठीक है. तो हमारा जो मास ऑफ मोलर मास आ रहा है वो अपना 112 ग्राम पर मोल आ रहा है और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. ठीक है. तो हम जैसे कि जानते हैं हमारी जो मोलैरिटी है उतनी 0.15 है. मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है मोलर मास हमें मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता है वो निकालना है. मोलर मास है गिवन और हमें वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में. ठीक है. तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और जब हम इक्वेट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारा आ रहा है वो आएगा 4.575 ग्राम. ठीक है. तो काफी इजी अप्रोच थी. द 31 क्वेश्चन है द डिप्रेशन इन प्रेजेंट बॉडी ऑफ वाटर इज ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड. के सो बेसिकली अब इसके आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बट थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है ये वाली. So we'll take another class for it. Thank you for watching right now. I'm ending the session here.